सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं आय का वर्ताकार प्रवाह है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे आखिर आय का वर्ताकार प्रवाह क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय के वर्ताकार प्रवाह के द्वारा हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, इसका आखिर क्या महत्व है। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बिंदु हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। चलते हैं। उत्पादन के साधन या कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण कुछ कारक हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से विकल्प आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देखें कि पहला कारक या फैक्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करें, जैसे एक किसान है, एक फार्मर है, खेती करता है, तो खेती करने के लिए या फसल का उत्पादन करने के लिए कुछ कारक उसमें बेहद आवश्यक होते हैं, जैसे खाद बीज है, ज़मीन है, खुद फार्मर है। और इन तमाम बिंदुओं, जैसे कोई मशीन भी हो सकती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो सकता है, उनके द्वारा वो उत्पादन का कार्य करता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे सबसे पहले ज़रूरी है श्रम, लेबर। और जैसा कि आप जानते हो, लेबर को उसके कार्य के बदले मजदूरी, वेजेज मिलती है। दूसरा हम कारक देखें तो पूंजी, कैपिटल, जिसको ब्याज प्राप्त होता है। तीसरा भूमि, जिसको लगान प्राप्त होता है। और एक उद्यमी जो व्यवसाय करता है, जो जोखिम लेता है, उसे प्रॉफिट प्राप्त होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है जिसने एक फैक्ट्री खोली है और वो फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या होगा, एक उद्यमी होगा। जो व्यवसाय चालू कर रहा है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ से आपको कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पादन के साधन या कारक लिखिए। या फिर इनमें से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है विकल्प में कि श्रम को प्राप्त होती है। ऑप्शन में दे देगा मजदूरी, बी में दे देगा ब्याज, लगान, लाभ। तो इनमें से आपको सही जवाब देना होगा। इसके साथ साथ यहाँ आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखिए। जैसा कि यहाँ मुख्य रूप से हम देखें कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं। उन 4 क्षेत्रों में देखें तो पहला क्षेत्र है परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होगा, जो जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका उपभोक्ता होता है। यानी जो भी व्यक्ति है जो उत्पादन करता है, उन उत्पादन वस्तुओं का या सेवाओं का जो उपभोग करने वाला उपभोक्ता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार से प्राप्त होता है। यानी जितनी भी वस्तुएं अर्थव्यवस्था में आती है, उनकी डिमांड, उनकी मांग करने वाला, उनको खरीदने वाला वो उपभोक्ता है, वो परिवार से निकल कर आता है। और यही परिवार या जो ग्रस्त है, क्षेत्र है, उसी से ही उत्पादक के कारक साधन जाते हैं। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि उत्पादन के 4 साधन, तो ये जितने भी साधन है वो कहाँ से निकलते हैं, परिवार से निकलते हैं। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति ने फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण कार्य किया है, तो उनमें जो लेबर है या जिस व्यक्ति ने फैक्ट्री खोली है, वो सारे जो तमाम व्यक्ति हैं, जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे परिवार से निकल कर आते हैं। परिवार से निकलकर ये तमाम साधन जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो मिलकर उत्पादन कार्य करते हैं। और उन्हीं उत्पादन कार्यों को जो खरीदने वाला उपभोक्ता है, वो भी कहाँ से आता है, परिवार से आता है। और दूसरा सेक्टर हम देखें उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर। इसमें जो अर्थव्यवस्था के सभी जो उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं, फर्म व्यापार में सम्मिलित होती है, वो इसके अंदर शामिल होगी। जो क्या करेंगी, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के जो कारक हैं, जो श्रम है, भूमि है, पूंजी है, जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, परिवार से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और उनको लेकर उत्पादन का कार्य करती है उत्पादक क्षेत्र। और बदले में उनको, जैसे कोई लेबर है जिसने श्रम है उसको लगाया, तो उसके बदले में उसको क्या देगा, वो उसकी मजदूरी देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परिवार का जो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उसमें सारे व्यक्ति शामिल है, सारे कारक शामिल है, सारे फैक्टर शामिल हैं। और ये फैक्टर क्या है, उत्पादक के पास जाएगा, उत्पादक सेक्टर के पास जाएगा, और उत्पादक सेक्टर इनका प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन करेंगे। और उन उत्पादन वस्तुओं का मांग करने वाला उपभोक्ता है, वो भी कहाँ से आएगा, परिवार से
आएगा। तीसरा सेक्टर हम देखें, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें कोई कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार हो सकती है या सरकार उत्पादक के रूप में हो सकती है। जैसे कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार कोई कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा जैसे कल्याणकारी कार्य करेगी, और उत्पादक के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिनको हम देखते हैं कि सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, उस तमाम वस्तुएं सरकारी क्षेत्र के द्वारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। और चौथा सेक्टर है जिसे हम कहेंगे विदेशी क्षेत्र। जब ये विदेशी क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, तो उसको कहेंगे हम खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसको कहेंगे? जिसमें अन्य देशों के साथ किसी प्रकार का लेन देन व्यापार होता है, वो खुली अर्थव्यवस्था होगी। इस प्रकार अगर चौथा सेक्टर इसके अंदर शामिल हो जाएगा तो इसको कहेंगे ओपन इकोनॉमी। इसे शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के निर्यात एवं आयात से तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि उत्पादन के मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में बांटा। पहला क्षेत्र परिवार है, जो उपभोक्ता भी होता है और उत्पादन के साधन भी यहीं से दिए जाते हैं। जो भी कारक है, फैक्टर है, जिनके द्वारा उत्पादन कार्य संपन्न होता है, वो किस क्षेत्र से मिलेंगे? हम परिवार से प्राप्त होंगे। और उत्पादक क्षेत्र जो कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। और एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है विदेशी क्षेत्र। तो इस प्रकार यहाँ से आपको छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इनकी आपको जानकारी दी है, आप इनको भी ध्यान में रखना। आगे हम चलते हैं आय के वर्ताकार प्रवाह पर। आखिर आय का वर्ताकार प्रवाह क्या होता है? जैसा कि हम देखें, एक वृत्त बनाएं। आप देख रहे होंगे कि इस बिंदु से हम चले हैं और ऐसे घूमकर आए और पुनः उसी बिंदु पर पहुंच गए। मतलब एक तरह से एक चक्र हुआ, यानी जहाँ से कहीं से भी हम स्टार्ट हो जाएं, घूम के वापस उसी बिंदु पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी आय है या हम उसको आमदनी कहें, वो एक बिंदु से जाएगी और घूम फिराकर वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये एक शाब्दिक रूप में देखा, एक चक्र है, और वो चक्र किसका है? वो हम देख रहे हैं किसका चक्र? आय का चक्र। तो कहीं ना कहीं इसके नाम से ही इसका लगभग हमें अर्थ का पता चल रहा है। इस आय के चक्राकार प्रवाह के विचार को पहली बार एक फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री फ्रैंकोइज क्विज़ने ने 1758 में दिया। कार्ल मार्क्स ने फ्रैंकोइज क्विज़ने की आर्थिक तालिका को दोबारा प्रकाशित किया। ये इसकी मोटा मोटी इसकी मुख्य जानकारी है कि पहली बार ये आय के चक्राकार प्रवाह का विचार किसने दिया था। तो यहाँ से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब इसके अर्थ पर चलें। जैसा कि मैंने बताया कि एक चक्र है आय का, और अब वो किस प्रकार चक्र होगा और ये चक्र हमें क्या साबित करना चाहता है, उस पर भी हम चलते हैं। आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय के प्रवाह की चक्रीयता। मतलब इस बिंदु की बात करें, यहाँ उत्पादन हो रहा है, ठीक है। कोई भी उत्पादक है वो विभिन्न कारकों का उपयोग करके उनको काम में लेकर किसी वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है। और उन वस्तुओं के उत्पादन को बेचकर वो आय प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति जो परिवार है उस वस्तु को खरीद रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं या उत्पादक क्षेत्र हैं वो कारकों का प्रयोग करके, जो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के, उनका प्रयोग करके उत्पादन करेगा। उसके बदले में वो उनको क्या देगा? आय देगा। उनका जो किसी को मजदूरी है, किसी को ब्याज है, और वो क्या करेंगे, इस जो उनका आय प्राप्त हुई है वो इन वस्तुओं को खरीदेंगे, इसका व्यय करेंगे। तो इस प्रकार वो व्यय की राशि किसके पास चली जाएगी? वापस उत्पादक के पास चली जाएगी। तो इस प्रकार ये एक चक्र बन गया। किनका? उत्पादन का। उत्पादन किसने किया? उत्पादक क्षेत्र ने किया। बदले में क्या किया कि उन साधनों को जो परिवार के थे उनको क्या दे दी? उनकी जो भी आय में हिस्सा है उनका अपना दे दिया। जैसे मान लो कि 1000
करोड़ का उत्पादन हुआ। अब 1000 करोड़ को उनको परिवार में बांट दिया, यानी भूमि का हिस्सा है, पूंजी का हिस्सा है या उद्यमी का हिस्सा, उनको बांट दिया। तो ये 1000 करोड़ यहाँ चला गया। अब इन्होंने क्या किया, वस्तु खरीद ली, तो वापस वो किन के पास चले जाएंगे, उत्पादक के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये आय का एक चक्र यहाँ बन रहा है। अन्य शब्दों में हम बात करें तो आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है उत्पादन या आय सर्जन तथा व्यय की न समाप्त होने वाली क्रिया के प्रवाह से है, क्योंकि ये क्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक बार उत्पादक के पास पैसा रहेगा और एक बार घूम के किस परिवार के पास चला जाएगा और वापस किसके पास चला जाएगा, उत्पादक के पास चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से ऐसे चक्र बन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखें, इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, मुख्य रूप से हम उत्पादक तथा परिवार के एक दूसरे से जुड़े हुए की बात कर रहे हैं। पुनः मैं इस बात पर चर्चा करूं कि हमने एक उत्पादक लें और परिवार लें। उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करेगा और बदले में जो साधन है उनको पैसा देगा, और साधन क्या करेगा, इन उत्पादक इकाइयों से वस्तु खरीदेगा और बदले में उपभोग वे करेगा, और वो किसके पास चला जाएगा, उत्पादक के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार एक प्रक्रिया है, एक बार उत्पादन हुआ, फिर वो उत्पादन से उन साधनों को आय प्राप्त हुई और वो साधन क्या करेंगे, वो आय को व्यय कर देंगे। तो एक चक्र बन गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये चक्रीय प्रवाह की 3 अवस्थाएं, 3 फेज हमारे सामने निकल कर आए हैं। प्रथम है उत्पादन की अवस्था, प्रोडक्शन हुआ है, यानी उत्पादक क्षेत्र है वो किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। जैसे एक कारपेंटर है, वो लकड़ी लेकर आया और लकड़ी से उसने क्या किया, फर्नीचर का निर्माण किया। तो इस प्रकार ये उत्पादन का कार्य किया गया। फिर दूसरी अवस्था आय सर्जन की अवस्था, यानी उस उत्पादन की उत्पादन करने के लिए जो भी कारक उसने लगाए हैं, जैसे लेबर लगी है, कैपिटल लगी है, भूमि लगी है, तो इनको बदले में वो क्या देगा, उनकी जो भी हिस्सा प्रतिफल है, रिटर्न्स है, उनको देगा। तो ये आय के सर्जन की अवस्था, जिसको वितरण की अवस्था भी कहेंगे। जो भी प्रोडक्शन है, मान लो कि 1000 करोड़ का उत्पादन हुआ तो 1000 करोड़ का हिस्सा उनको बांट देगा। और तीसरी अवस्था हुई व्यय की अवस्था। जैसे ही जो आय सर्जन की अवस्था के द्वारा जैसे लेबर को आय का हिस्सा मिल गया, तो अब वो क्या करेगा, विभिन्न वस्तुओं को खरीदेगा, और विभिन्न वस्तुओं के खरीदने पर वो क्या करेगा, उस पर व्यय करेगा। तो इस प्रकार हमारे सामने ये 3 प्रकार की अवस्थाएं आई है, और इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर आय का चक्राकार प्रवाह हमारे सामने तैयार हुआ है, एक चक्र बना है। तो आपसे यहाँ जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आपसे आय के चक्राकार प्रवाह का अर्थ पूछा जा सकता है। यह बड़ा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आय के चक्राकार प्रवाह को समझाइए। तो आपको सबसे पहले इस आय के चक्राकार प्रवाह का अर्थ लिखना है। उसके बाद हम यहाँ इसको एक छोटे मॉडल के रूप में समझेंगे। ये एक मॉडल ले रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि 2 क्षेत्र ले रहे हैं। ठीक है, एक लेंगे परिवार और एक लेंगे उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले इसकी कुछ मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। तो आपको इस प्रकार ही प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आय के चक्राकार प्रवाह को समझाइए, तो सबसे पहले आपको आय के चक्राकार प्रवाह किसे कहते हैं उसका अर्थ लिखना है। उसके बाद आपको चलना है उसकी मान्यताओं। तो मान्यताओं में हमने ये देखा कि 2 क्षेत्र ले रहे हैं। तो 2 क्षेत्र, जिसमें पहला क्षेत्र है परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। परिवार क्षेत्र से आज से वह क्षेत्र है जो उत्पादन के साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी का स्वामी होता है। यानी परिवार से हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो उत्पादन के साधन प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उत्पादन के साधन मिलकर किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और परिवार में केवल उत्पादक क्षेत्र फर्मों के द्वारा किए गए उत्पादन का उपयोग करते हैं। और दूसरा ये हुआ कि जैसे ही उत्पादक ने इन साधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया, ठीक है, और उत्पादक इन कारकों को बदले में कुछ पैसा देगा, इनका जो भी हिस्सा वो देगा, और उस हिस्से को जैसे उस साधन के पास मिल गया तो वो विभिन्न वस्तुओं पर क्या करेगा, खर्च करेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस परिवार जो हाउस होल्ड सेक्टर है उससे हमें उत्पादन के साधन भी मिल रहे हैं और उपभोक्ता भी मिल रहे हैं। एक तरफ तो वो उत्पादन करेंगे और जैसे ही उत्पादन का हिस्सा मतलब उनके प्रतिफल जो प्राप्त होगा, जो आय प्राप्त होगी, उससे वो वस्तु का उपभोग करेंगे। तो परिवार है
वो उत्पादक क्षेत्र जो फर्में द्वारा किए गए उत्पादन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और दूसरा क्षेत्र है जिसको कहेंगे उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर। यह वह क्षेत्र है जो परिवार से जो हमने उत्पादन के साधनों की बात की है उनकी सहायता से क्या करता है, उत्पादन करता है। और ये साधन हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, इस परिवार क्षेत्र से, हाउस होल्ड सेक्टर से प्राप्त होंगे। और उपयोग हेतु उत्पादन को परिवार को बेचता है और फिर क्या करेगा, इन कारकों का उपयोग करके वो उत्पादन करेगा और जो उत्पादन करेगा वो किसको बेचेगा, इस हाउस होल्ड को बेचेगा। तो कहने का मतलब हमने यहाँ एक सरल मॉडल लिया है और जिसमें टू सेक्टर की बात की है, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की है, जिसमें गवर्नमेंट नहीं है और न ही विदेश है। ठीक है, इसका मतलब एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं जिसमें सरकार का, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। दूसरी इसमें हम मान्यता ले सकते हैं, परिवार क्षेत्र अपनी समस्त आय को उपभोग पर व्यय करता है। जैसे ही उत्पादन किया गया और उत्पादन का पूरा हिस्सा साधनों को बांट दिया जाएगा और साधन क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उस आय का पूरा हिस्सा वस्तुओं की खरीद पर व्यय कर देंगे। इसका मतलब यहाँ एक और हम मान्यता ले रहे हैं कि वो कोई बचत नहीं करता है। तीसरी यहाँ आप मान्यता ले सकते हो, घरेलू अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अर्थात इसमें कोई आयात तथा निर्यात नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें और उसकी कुछ हम मान्यता यहाँ लेकर चल रहे हैं। चौथा, अब यहाँ बात करो कि अर्थव्यवस्था में कोई सरकार नहीं होती है, इसलिए सरकार द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट तो होती है लेकिन वो अब बाहरी मामले यानी देश की सुरक्षा है, ठीक है, उससे संबंधित है। यानी अर्थव्यवस्था के भीतर किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह है, कोई सब्सिडी है, उसके द्वारा नहीं की जाती है। तो इस प्रकार हम सरकार को नहीं मानकर चल रहे हैं। अब आपको बच्चों यहाँ फिर क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, एक रेखा चित्र बनाना है और चित्र की फिर आपको बात करनी है। तो यहाँ हमने जैसा कि ऊपर बात की है, टू सेक्टर की बात की है, तो एक तरफ हमने ले लिया परिवार और एक तरफ ले लिया हमने व्यावसायिक फर्में, उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अब ये बड़ा एक सरल सा चित्र है। इस चित्र की फिर आपको जैसा आप बना रहे हो उसके आधार पर इसकी व्याख्या कर देनी है। जैसा हम सबसे ऊपर वाले की एक जो एरो है, तीर का निशान है, उसकी बात करें तो ये यहाँ इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब ये परिवार को व्यावसायिक फर्म से जोड़ रहा है, यानी यहीं इस परिवार से कुछ चीज़ें जा रही है और किसके पास जा रही है, व्यावसायिक फर्म के पास जा रही है, जो उत्पादक क्षेत्र है उसके पास जा रही है। और क्या चीज़ें जा रही है, जो उत्पादक के कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी है, वो सब जा रहे हैं। और ये यहाँ क्यों जा रहे हैं व्यावसायिक फर्म के पास, क्योंकि ये सब मिलकर किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई उत्पादन करेंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ जो तीर का निशान है वो देख रहे हैं कि वो इधर से इस तरफ से, यानी व्यावसायिक फर्म की तरफ से किसकी तरफ जा रहा है, परिवार, यानी व्यावसायिक फर्म को किससे जोड़ रहा है, परिवार की तरफ से। यानी एक प्रवाह जा रहा है, फ्लो जा रहा है किसकी तरफ, परिवार की तरफ। और किसका जा रहा है, मजदूरी का, लगान का, ब्याज का, लाभ का। अर्थात जो साधन परिवार से व्यावसायिक फर्म की तरफ गया, क्यों गया, क्योंकि इनके द्वारा किसी न किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और बदले में ये व्यावसायिक फर्म उनको क्या दे रही है, मजदूरी है, लगान है, ब्याज है, लाभ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला जो साधन है इस तरफ गया है तो वो किसी न किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ उत्पादन का, जैसे अभी हमने ऊपर 3 फेज की बात की है, तो पहली होगी उत्पादन की। अब इसके बदले वो इनको क्या देगा, इनका प्रतिफल देगा। जैसे लेबर को हमने पहले पढ़ा, मजदूरी मिलेगी, भूमि को लगान मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा, उद्यमी को लाभ मिलेगा। और ये सब किसके पास चले जाएंगे, परिवार के पास चले जाएंगे। तो आपको ऊपर वाले दोनों तीरों के निशान के बारे में पता चल गया होगा। नीचे हम चलें, फिर देखते हैं कि यहाँ हम देखें कि पहला जो ऊपर वाला ये तीर हैगा, निशान है, वो परिवार को व्यावसायिक फर्म से जोड़ रहा है, यानी परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ इधर जा रहा है जो है उपभोग व्यय। ठीक है, और ये उपभोग व्यय कौन कर रहा है, खर्चा परिवार कर रहा है,
क्योंकि हमने देखा कि ऊपर एक आय है वो किसको प्राप्त हुई, परिवार को प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हुई, जो साधन है, साधन के बदले जो साधन यहाँ लगे उनके बदले इनको मजदूरी लगान मिली। अब वो जो आय प्राप्त हुई है वो खर्च कर दी यहाँ, और वो किसके पास चली गई, पुनः व्यावसायिक फर्म के पास चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि व्यावसायिक फर्म से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किसकी तरफ गया है, परिवार की तरफ, क्योंकि परिवार ने कुछ ना कुछ वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की है इस उत्पादन फर्म के द्वारा प्राप्त किए, और बदले में वो उपभोग वे इस पर कर रहा है। तो ये आपको एक चित्र बनाना है और चित्र की आपको व्याख्या करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको व्याख्या कर दी है, जिसमें हमने देखा कि ऊपर के भाग का दो तीर है वो उत्पादन बाजार के कारक को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि हमने देखा कि उत्पादन के जो कारक हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें ऊपर का तीर जो परिवार को फर्म से जोड़ता है, परिवार द्वारा फर्म को प्रदान की गई सेवाओं को दर्शा रहा था। इन सेवाओं का उपयोग करके फर्म कुछ ना कुछ आउटपुट का निर्माण कर रही है। और इसके नीचे का तीर जो हमने देखा है जो फर्म को परिवार से जोड़ रहा है और फर्म द्वारा परिवार को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ कि एक तरफ तो ये साधन जा रहे हैं और ये इधर से इस पर ये खर्च कर रहा है, इनको इनके बदले में जो भी प्रतिफल है वो दिया जा रहा है। और नीचे वाले में हम देख रहे हैं कि वस्तुओं का है, वस्तुएं व्यावसायिक फर्म से परिवार की तरफ जा रही है और वो उपभोग वे इस पर कर रहा है। तो इस प्रकार ये यहाँ भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि इसके नीचे के भाग के जो दो तीर है उसमें ऊपर वाला तीर है वो परिवार को फर्म से जोड़ रहा है। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर परिवार के जो परिव्यय को प्रदर्शित कर रहा है, परिवार खर्च कर रहा है और वो खर्च की राशि किसको प्राप्त हो रही है, उत्पादक फर्म को प्राप्त हो रही है। और दूसरा तीर है जो फर्म को परिवार से जोड़ रहा है, ऊपर के तीर का प्रतिरूप है यानी उल्टा है। यह फर्म से परिवार की तरफ प्रवाहमान वस्तुओं का सेवाओं को बता रहा है, यानी वस्तुएं और सेवाएं वो व्यावसायिक फर्म से परिवार की तरफ जा रही है और परिवार उसके बदले उपभोग वे कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में यह प्रवाह है जो कि परिवार वे करके फर्मों से प्राप्त करते हैं। संक्षेप में नीचे के दो तीर वस्तुओं और सेवाओं के बाजार को प्रदर्शित करते हैं। ऊपर का तीर वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के प्रभाव को नीचे का तीर वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य नीचे वाले दोनों तीर के निशान है वो वस्तुओं और सेवाएं जो उत्पादक फर्म से परिवार को जा रही है और परिवार बदले में उन पर उपभोग वे कर रहे हैं। अब जो हमने आय के वर्ताकार प्रवाह को पढ़ा इसमें हमें ये बात की जानकारी मिल रही है कि एक चक्र होता है आय का, वो एक बार परिवार के पास चली जाती है और एक बार उत्पादक क्षेत्र के पास चली जाती है, मतलब ये चक्र यूं ही बना रहता है। अब हम इस आय के चक्रीय प्रवाह है उस मॉडल का महत्व देखते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो सबसे पहले हम इसके महत्व को जाने, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का नेशनल इनकम है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। किस आधार पर, तीन आधार पर। एक तो उत्पादन के आधार पर, हमने देखा कि उत्पादन जो साधन मिलकर उत्पादन कर रहे हैं कितने का किया है, 1000 करोड़ का मान ले। दूसरा आय के आधार पर, क्योंकि वो उत्पादक क्या करेगा, ये 1000 उत्पादन को, जो 1000 करोड़ का जो उत्पादन है वो विभिन्न फैक्टर्स पर बांट देगा। और तीसरा हम देख देंगे व्यय के आधार पर, क्योंकि जो कारकों को आय प्राप्त हुई है वो विभिन्न वस्तुओं पर क्या कर देंगे, वे कर देंगे। और हमने एक मान्यता ली थी कि वो किसी प्रकार की बचत नहीं करते। तो इस प्रकार हम राष्ट्रीय आय के आंकलन में इसका महत्वपूर्ण रोल है। चक्रीय प्रवाह मॉडल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सहायक सिद्ध होता है। राष्ट्रीय आय किसी देश में उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर प्रवाहित कुल कारक आय का जोड़ है, क्योंकि जो साधन है वो परिवार से किस तरफ जाते हैं, जो उत्पादक क्षेत्र है, और उत्पादक क्षेत्र उनके बदले उनको इनका जो भी प्रतिफल है वो प्रदान करता है। इससे उत्पादक क्षेत्र से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की ओर प्रभावित होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए व्यय के कुल जोड़ के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तीनों आधार पर इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य इसके द्वारा हमें राष्ट्रीय आय के अनुमान को भी समझ सकते हैं। और दूसरा है जो ये सेक्टर हैं उनमें आपस में क्या निर्भरता है, एक दूसरे पर कहाँ तक निर्भर है, उसकी भी जानकारी इसके द्वारा
प्राप्त होती है। एक चक्रीय प्रवाह मॉडल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली परस्पर निर्भरता को समझने में सहायक होता है। हमें ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है या इसके विपरीत, यानी उत्पादक उपभोक्ता पर किस प्रकार निर्भर है और उपभोक्ता उत्पादक पर किस प्रकार निर्भर है। तो इस प्रकार से एक सरल सा मॉडल द्वारा हमें इसको समझा है कि आय का एक वर्ताकार प्रवाह है। और बच्चों बड़ा आसान सा है, एक चक्र है आय का, जो कहीं से भी हम चालू करें, एक बार उत्पादक से चालू करें तो वो आय एक बार परिवार के पास चली जाएगी, परिवार से उत्पादक के पास चली जाएगी। और इसको क्यों पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय के अनुमान और आपसी जो क्षेत्र हैं उनमें क्या निर्भरता है उनको समझने के लिए इसके अंदर हमने देखा है। तो आपसे यहाँ परीक्षा के अंतर्गत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि आय के वर्ताकार प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसका अर्थ लिखना है, इसकी मान्यता लिखनी है और ये चित्र बनाना है और इसकी व्याख्या करनी है। और यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखिए, तो परिवार, उत्पादक, सरकारी, विदेशी और ये उत्पादक साधन, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप अब तक जिन्होंने इस वीडियो को या इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो ज़रूर करें। आगे हम एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।